Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 17th of September 2021. तो गाइज आज है तारीख 17 सितंबर 2021 और है फ्राइडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है सरगैसो सी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सरकार ने यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, एक तरीके से कैबिनेट ने कुछ अमाउंट भी अप्रूव कर दिया है। अब क्या होगा, बैड बैंक्स को सेटअप किया जाएगा। अब जो बैड बैंक होंगे इनको सेटअप इसलिए किया जा रहा है ताकि ये एनपीएस को कवर कर सकें। अब हम लोग यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो कि क्लियर करने वाले हैं। ये आर्टिकल जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सबसे पहले आपको समझना होगा एनपीए क्या होता है। देखो एनपीए का सीधा सीधा मतलब यह है, कमर्शियल बैंक्स क्या करती हैं, लोन देती हैं। ठीक है, जब लोन देती हैं वो लोन घूमकर इनके पास वापस नहीं आ पाता है, ना वो लोन आया, इंटरेस्ट नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें यानी कि जो लोन इन्होंने दिया वो वापस इनके पास नहीं आ पाया। उसके पीछे के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, जिसने भी लोन लिया होगा उसने जो भी काम किया होगा वो डूब गया होगा, जो कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, बैंक्स के पास लोन्स वापस से नहीं आते हैं, देन उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं एनपीए, मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इससे घाटा किसको है, बैंक को। यहां पर आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, क्या होता है, जो छोटा छोटा अमाउंट होता है वो तो बैंक रिकवर कर लेता है, लेकिन जो बड़े बड़े अमाउंट होते हैं जैसे कि 10 करोड़ 20 करोड़ का जो ये लोन लिया जाता है, इसको बैंक रिकवर नहीं कर पाता। छोटा अमाउंट तो रिकवर कर लेता है, लेकिन यहां पर ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है एनपीए के अंदर। अब क्या है कि देखो, इसी एनपीए को रिकवर करने के लिए, इसी एनपीए को क्लियर करने के लिए बनाया गया है बैड बैंक। ठीक है, अब यहाँ पर इसी बैड बैंक को बनाया जाएगा ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा एनपीए को क्लियर किया जा सके, जो भी अमाउंट है उसको रिकवर किया जा सके। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया गया। और जो बैड बैंक का कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को मालूम होगा, जो अब की बार बजट अनाउंस किया गया था उसी के अंदर ये कॉन्सेप्ट रखा गया था कि बैड बैंक को बनाया जाएगा। उसी के तौर पर कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, 30,600 करोड़ रुपए का ये गारंटी प्रोग्राम दिया है। इसमें क्या होगा, इसमें आप कह सकते हो यहाँ पर NARCL को बनाने वाले हैं, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जो कि यहाँ पर ये एनपीएस को रिकवर करेगी। अब यहाँ पर हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बैड बैंक के बारे में और वेरियस इन्फॉर्मेशन। आपको ध्यान देना है बैड बैंक को एग्जैक्टली यहाँ पर देखो, बैड बैंक तो एक तरीके से कोई गलत सही शब्द लग रहा है। तो बैड बैंक यहाँ पर ये नाम तो बैड है लेकिन काम इसका अच्छा है। काम अच्छा है इसी वजह से इसको और भी नाम दिए जाते हैं, जैसे कि बैड बैंक को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बोला जाता है, साथ ही साथ एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी इसको बोला जाता है। इसका मेन काम है जो कमर्शियल बैंक्स का बैड लोन्स होता है, मतलब कि जो उन्होंने लोन दिया वो लोन वापस से बैंक्स के पास नहीं आ पाए, उनको रिकवर करना। ठीक है, इन सबको रिकवर करने का यहाँ पर ये काम करेगा बैड बैंक। तो ये एक कॉन्सेप्ट लाया गया था, इसके बारे में याद रखना। तो बैड बैंक का काम यहाँ पर कोई भी पैसा देना नहीं है, या पैसा यहाँ पर आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। कोई बैंक जैसे नॉर्मल बैंक्स होते हैं ना जो कि लोन देते हैं, आप जाकर पैसा जमा करते हो, वैसा काम नहीं है इसका। बैड बैंक का मेन काम यही है कि कमर्शियल बैंक्स की हेल्प करना ताकि वो जो अपनी बैलेंस शीट है उसको क्लियर कर सकें और जितना भी बैड लोन से उनको रिकवर कर सकें। तो यहाँ पर इसका मेन काम यही रहता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और जो ये बैड बैंक का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं है, और भी वेरियस कंट्रीज़ का अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स के बेसिस पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बता दूं। एक यूएस बेस्ड मेलन बैंक है। ठीक है, यूएस बेस्ड नाम है, मेलन बैंक नाम है। इन्होंने पहला फर्स्ट बैंक बैड बैंक बनाया था 1988 के अंदर। ठीक है, तो यूएस के हैं, इन्होंने पहला एक तरीके से बैड बैंक बनाया 1988 के अंदर। और उसका बाद आप कह सकते हो ये जो कॉन्सेप्ट है ये और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर इंप्लीमेंट होने लगा, जैसे कि स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट गया। यूएसए के अंदर बैड बैंक है, लेकिन किस प्रकार का, ट्रबल्ड एसेट रिलीफ प्रोग्राम। और उसी तरीके से आयरलैंड के अंदर है नेशनल एसेट मैनेजमेंट एजेंसी, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 2009 के अंदर। ठीक है, ताकि जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं उसको टैकल किया जा सके।
तो उसी प्रकार से इंडिया के अंदर भी ये बैड बैंक का कॉन्सेप्ट है, तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है। और ये जो बैड बैंक है एक तरीके से ये ज़्यादा से ज़्यादा एनपीएस को यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट को रिजॉल्व करने वाला है। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं ये मैं अभी आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक है। ऐसा यहाँ पर लोन जो कि बैंक के पास वापस से नहीं आया, ठीक है, ऐसा अमाउंट जो कि बैंक ने दिया था, लोन के फॉर्म में दिया था, वो वापस से नहीं आ पाया है, तो यहाँ पर उसकी वजह से आप कह सकते हो इसी अमाउंट को रिकवर करने के लिए बैड बैंक्स को सेटअप करने की बात हो चुकी है। अब यहाँ पर अमाउंट वगैरह भी अप्रूव कर दिया गया है। अब जल्दी से हम लोग देखेंगे बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पर उठाए जाने वाले हैं इस मैकेनिज्म के अंदर। जो ये NARCL है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बैड बैंक को ही मतलब बैड बैंक के लिए एक नाम दिया गया है NARCL। NARCL एग्जैक्टली क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है। ये क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हो कि बैड लोन्स को रिकवर करने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर इंडियन बैंकिंग सिस्टम को एक तरीके से क्लीन बनाया जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया, चीमा टू हेड NCLAT टिल सितंबर 20। यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये बोलती है कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे में यहाँ पर ये चीज़ें बताई कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री हो चुका है कि यहाँ पर जस्टिस AIS चीमा है, ठीक है, ये एक्ट करेंगे एज अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। NCLAT के चेयरमैन बने रहेंगे ये अपने रिटायरमेंट तक, और इनका रिटायरमेंट होने वाला है सितंबर 20 को, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई। और आपको मालूम होगा अभी ट्रिब्यूनल्स को लेकर ना बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है। वो विवाद क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यहाँ पर सरकार से ये बोला जो भी ट्रिब्यूनल्स हैं उनके अंदर वैकेंसीज क्यों खाली पड़ी हुई हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर जो सरकार है, सरकार को अभी लगभग 2 सप्ताह का समय दिया है कि आपको जल्द से जल्द जो है इन वैकेंसीज़ को फिलअप करना पड़ेगा। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, क्योंकि आज के टाइम पर ट्रिब्यूनल के अंदर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा खाली देखने को मिलेंगी। और इसी ये जो मतलब पूरा विवाद है, ये एक तरफ सुप्रीम कोर्ट था और एक तरफ हमारी सरकार थी। तो सरकार को एक तरीके से किसने रिप्रेजेंट किया था, तो हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं KK वेणुगोपाल जी, इन्होंने यहाँ पर हमारे सरकार को रिप्रेजेंट किया था। और सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है NV रमन साहब, इन लोगों ने यहाँ पर ये मुद्दा रखा था। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कल हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन अभी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है जो कि हमारे एग्जाम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी। अब एग्जाम के लिए जैसे प्रीलिम्स बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल निकल कर आ जाएगा, तो वो यहाँ पर NCLAT है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। एग्जैक्टली होता क्या है, तो इसके बारे में हम लोग को मालूम होना चाहिए। यह आर्टिकल आपका GS पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पर वेरियस टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के अंदर जहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो ये NCLAT है, मैंने इसकी फुल फॉर्म बता दी। यहाँ पे अपीलेट लगा है तो आप समझ गए होंगे इस ट्रिब्यूनल के अंदर क्या करी जाएगी, अपील करी जाएगी, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है सबसे पहली बात, ट्रिब्यूनल पिछले 3-4 दिनों में मैंने काफ़ी बार कवर किया है। आपको मालूम होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, जैसे हाई कोर्ट होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर ये ट्रिब्यूनल भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो ट्रिब्यूनल है NCLAT की अगर हम बात करें, इसको बनाया गया था अंडर द सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जो कंपनीज एक्ट 2013 था उसके सेक्शन 410 के अंडर में यहाँ पर इस नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल को बनाया गया। ये आप लोग को ध्यान देना है। ये क्या करता है, ये उन मुद्दों की सुनवाई करता है जो कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर सॉल्व नहीं हो पाते हैं। अब ये देखो, इसको समझो। देखो बहुत सारे केसेस होते हैं जो कंपनीज के रिगार्डिंग होते हैं, ठीक है। इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी के बहुत सारे केसेस होते हैं। अगर यहाँ पर ये जो मैटर्स होते हैं इनकी पहले कहाँ पे सुनवाई होती है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर, ठीक है। ध्यान से सुनना, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर होता है। अभी भी यहाँ पर जस्टिस नहीं मिलता है तो इसको अपील किया जा सकता है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर। यहाँ पर NCLAT है, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर एक तरीके से अपील करवाई जा सकती है, ये आप लोग देख सकते हो। तो NCLAT जैसे मैंने बताया एक अपीलेट ट्रिब्यूनल है जहाँ पर अपील्स वगैरह की सुनवाई होगी। NCLAT के बाद जो भी पहला NCLT के अंदर केस जाएगा, देन उसके बाद यहाँ पर इसकी जो भी अपील होगी वो NCLAT के अंदर आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये सब यहाँ पर बताया गया और ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। देखो बहुत सारे सेक्शंस के बारे में बात हो रही है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये NCLAT के बारे में एक्जैक्टली पता होना चाहिए। और देखो यहाँ पर NCLAT के अंदर भी अगर किसी का मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ तो मतलब मान लो कोई बंदा है जिसने यहाँ पर अपील करी थी NCLAT के अंदर, अब उसका तब भी यहाँ पर मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ है, तो वो लोग अपील कर सकते हैं ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अपील कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो ये नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है एक तरीके से अपीलेट ट्रिब्यूनल है जो कि यहाँ पर बहुत सारे केसेस की सुनवाई करता है। साथ ही साथ आप कह सकते हो कि
जैसे हमने डिस्कस किया, जो केसेस एनसीएलटी के अंदर नहीं सुधरेंगे वो अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर जा सकते हैं। उसके बाद या फिर जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, यहाँ का जो डिसीजन है, या फिर कंपटीशन कमीशन इंडिया का कोई भी यहाँ पर ऑर्डर है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो वो भी यहाँ पर अपील करवाई जा सकती है एनसीएलटी के अंदर इसका। तो यहाँ पे आप ये चीज़ें ध्यान रख सकते हो। ओके, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रीलिम्स के बेसिस पर इसको एक छोटा सा आइडिया होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल छोटा सा ये देखने को मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे उनको जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट लेने के लिए अब उनके लिए काफ़ी सारे टाइटर रूल्स हो चुके हैं, मतलब रूल्स और ज़्यादा टफ हो चुके हैं। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो एग्जाम से रिलेटेड होती हो, लेकिन फिर भी मैं जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर वो मैं यहाँ पर देने की कोशिश करूँगा। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है, तो थर्सडे में इन्होंने जितने भी पासपोर्ट इशुएंस रूल्स होते हैं उनको टफ कर दिया है, और ज़्यादा यहाँ पर इसके प्रोसेस को टफ कर दिया है, यानी और ज़्यादा मुश्किल होगी यहाँ पर पासपोर्ट को लेने में। अब यहाँ पर आप कह सकते हो लगभग 4.5 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अब यहाँ पर क्या होगा, इनके लिए एक विजिलेंस डिपार्टमेंट क्लियरेंस मैंडेटरी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होने वाला है, एक तरीके से आप कह सकते हो यहाँ पर एक डिपार्टमेंट क्लियरेंस होने वाला है। अभी पहले क्या होता था, पहले देखो यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय है उसको पासपोर्ट मिलता था, पहले उसके पासपोर्ट मिलने से पहले 2 पुलिस वेरिफिकेशंस हुआ करते थे, देन उसके बाद यहाँ पर वो पासपोर्ट मिलता था। लेकिन अभी यहाँ पर ये रूल्स को टफ कर दिया गया है, एक और यहाँ पर आप कह सकते हो कि विजिलेंस डिपार्टमेंट क्लियरेंस होगा, देन उसके बाद आप कह सकते हो यहाँ पर ये पासपोर्ट मिल पाएगा। ऐसी यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप सिर्फ इतना ही ध्यान रख सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। जो भी इंपॉर्टेंट आता रहेगा वो हम डिस्कस करते रहेंगे, फिलहाल अभी यहाँ पर आप एक आइडिया रख सकते हो। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, आपको मालूम होगा पिछले साल हाथरस गैंग रेप के बारे में। ठीक है, तो अभी 1 साल हो चुका है पूरा। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, जो रेप मर्डर विक्टिम है वो अभी भी जस्टिस के लिए वेट कर रहा है। 1 साल हो चुका है, अभी भी यहाँ पर जो एक तरीके से वो गर्ल थी, उस उनके घर वालों को एक तरीके से जस्टिस नहीं मिला है, उस चीज़ को, गर्ल को वो जस्टिस नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो वो मतलब ऐसा बहुत सारे केसेस के अंदर देखने को मिलता है, ऐसा ये इकलौता केस नहीं है, बहुत सारे केसेस के अंदर देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये हाथरस के केस के बारे में समझाया है, क्या क्या हुआ था उस केस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये एग्जैक्टली क्या सिनेरियो देखने को मिलता है हमारे सोसाइटी के अंदर, या फिर हमारे जस्टिस सिस्टम के अंदर। यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें डिले में चल रही हैं। उसके बाद आप देख पाओगे एक और आर्टिकल्स इसी टाइप का यहाँ पर एक और देखने को मिलेगा। तेलंगाना के अंदर भी यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिली हैं रेप को लेकर। तो मतलब कि ये चीज़ें जो है कंट्री के अंदर रुकती हुई नज़र आ नहीं रही हैं, हमेशा रोज़ाना मतलब कुछ कहीं ना कहीं आपको ये आर्टिकल्स देखने को मिल जाते हैं रेप के। ठीक है, ऐसी चीज़ें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो मैं आप लोगों से एक जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा, जो ये रैपिस्ट है इनके अगेंस्ट में क्या करना चाहिए कि जो दूसरा बंदा है वो ये काम करने से घबरा जाए। ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर लिखना इसके रिगार्डिंग नीचे कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हो एक आर्टिकल ये है, ये आर्टिकल अपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस लेने वाला है आने वाले टाइम पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या करा है, अलाउ करा है आइडल इमर्शन इन हुसैन नगर। अभी आपको मालूम होगा गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करी गई, उसके बाद क्या होगा, अभी गणेश जी का विसर्जन होगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर जो ये आइडल्स होते हैं, ये जो स्टैचूज़ होते हैं, ठीक है, गणेश जी के, तो इनको यहाँ पर अब इमर्स किया जाएगा। ठीक है, एक तरीके से यहाँ पर विसर्जन किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम लोग यहाँ पर जो रिवर्स हैं वहाँ पर जब इनको इमर्स करते हैं, तो इसके अंदर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार भी काफ़ी हद तक मुद्दा उठाया था इस चीज़ को लेकर कि जो ये स्टैचूज़ हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने हुए हैं। ठीक है, अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को एक तरीके से यहाँ पर पानी के अंदर डाल देते हैं तो इससे यहाँ पर जो वाटर है वो पॉल्यूट होता हुआ नजर आएगा। ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पिछले साल भी ये मुद्दा उठा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब की बार तो अलाउ कर दिया है, यहाँ पर बोला है कि देखो हुसैन नगर हैदराबाद के अंदर यहाँ पर ये चीज़ें एक लास्ट बार अलाउ करी गई हैं, ऐसा बोला गया, एक लास्ट बार अलाउ करी गई हैं। साथ ही साथ एक स्टेटमेंट यह है, विल नॉट परमिट इमर्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस आइडल्स इन द लेक फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल से ये अलाउ नहीं किया जाएगा, एक लास्ट बार यहाँ पर ये अलाउ किया जा रहा है। उसके बारे में ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आने वाले टाइम पर ये आर्टिकल फिर से चर्चा में आने वाला है, ध्यान में रखना। आगे और डिटेल में हम लोग बात करेंगे, अभी फिलहाल छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से जो है करना बेकार रहेगा। नौ आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो उसके बाद आपको एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अलाउ कर दिया है चारधाम यात्रा को। देखो अभी क्या हुआ था, इस चारधाम यात्रा को ऊपर अभी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लग चुके थे कोविड-19 की वजह से। कोविड-19 नॉर्म्स को फॉलो करवाने की बात करी गई थी, अभी इन बैन्स को हटाया गया है और बोला गया है कि देखो जो यहाँ पर लोग जा सकते हैं लेकिन लिमिटेड नंबर में देखने को मिलेंगे, लिमिटेड नंबर के अंदर यहाँ पर जो भी यहाँ पे भक्त हैं वो पहुँचेंगे, ऐसा यहाँ पे बोला गया। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने ये बोला। साथ ही साथ यहाँ पर देखो ये बोला गया
कि जो चार धाम है, यहाँ पर जो केदारनाथ धाम होने वाला है वहाँ पर लगभग 800 पिलग्रिम की लास्ट एक तरीके से अलाउ किया जाएगा कि इतनी लिमिट होने वाली है, 800 लोगों को अलाउ किया जाएगा। उसका जो बद्रीनाथ धाम है वहाँ पर 1200 लोगों तक अलाउ किए जा सकते हैं, गंगोत्री में 600 लोग और यमुनोत्री में 400 लोग। यहाँ पर ये जो चार धाम है यहाँ पर इतने इतने लोग अलाउ किए जा सकते हैं, ये एक लिमिट सेट करी गई है और सभी लोग यहाँ पर कोविड के प्रिकॉशंस को फॉलो करते रहेंगे, ऐसा यहाँ पर उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है। आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, अपना सिलेबस देखो, जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर, वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चार धाम यात्रा के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। तो लोकेशन क्या है देखो चार धाम यात्रा की, तो ग्रेटर हिमालयाज के अंदर आपको देखने को मिलेगा, उत्तराखंड के अंदर ये चार धाम। चार धाम ये चार जगह से यहाँ पर आप कह सकते हो इसको डिफाइन किया गया है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन सबको मिलाकर चार धाम बोला जाता है। अगर हम बात करें रूट क्या है, देखो जो ये पिलग्रिमेज होता है एक तरीके से, जो टूर है ना, ये टूर कहाँ से शुरू होना चाहिए वास्तव में, तो ये जो टूर शुरू होता है वेस्ट से, ठीक है आप कह सकते हो, और वेस्ट से शुरू होकर ईस्ट में एंड होता है। मतलब जो चार धाम यात्रा है ये शुरू होती है यमुनोत्री से, मतलब शुरू होनी चाहिए यमुनोत्री से, देन उसके बाद गंगोत्री, देन केदारनाथ, देन बद्रीनाथ, इस प्रकार से यहाँ पर रूट होता है, ऐसा बताया गया। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो चार धाम है सभी जगह पर अलग अलग यहाँ पर आपको डिटीज़ देखने को मिलेंगे, देवताएं देखने को मिलेंगे। जैसे कि यमुनोत्री को डेडिकेट किया गया है गॉडेस यमुना से, उसके बाद यहाँ पर गंगोत्री को डेडिकेट किया गया है गॉडेस गंगा से, उसके बाद जो केदारनाथ है उनको डेडिकेट किया गया है लॉर्ड शिव जी से, उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो जो ये बद्रीनाथ है इनको डेडिकेट किया गया है लॉर्ड विष्णु जी से, ये आप देख सकते हो। ठीक है, जो ये बद्रीनाथ है ये आप कह सकते हो ये सिचुएटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर अलकनंदा। ठीक है, जो अलकनंदा रिवर है उनके बैंक पर यहाँ पर ये आपको बद्रीनाथ लोकेटेड देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि और भी वेरियस ये देखने को मिले हैं हमें। साथ ही साथ यहाँ पे जो ये केदारनाथ हैं ये एक तरीके से रिवर मंदाकिनी के पास में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये जो टेम्पल्स हैं ये चार धाम यात्रा में आते हैं, तो आप लोगों को ध्यान देना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो सकता है क्योंकि ये पिछले साल से लगातार चर्चा में है। उसके बाद चार धाम प्रोजेक्ट चर्चा में रहता है, आपको मालूम होगा। उसके बाद यहाँ पर एक नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो हुआ क्या है, अफगानिस्तान के अंदर एक इंडियन नेशनल को किडनैप कर लिया गया था। ये आर्टिकल कल भी देखने को मिला था। ठीक है, अब इंडियन नेशनल को किडनैप तो किया गया था लेकिन अब उसके रिगार्डिंग यहाँ पर वेरीफाई वगैरह चीज़ें चल रही हैं। तो सेंटर जो है इस इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह से वेरीफाई कर रहा है और यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है हमारे, उन्होंने बोला है कि यहाँ पर ये पूरी तरह से टच में है इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग। साथ ही साथ बोला गया काबुल के अंदर यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर जो ये किडनैप हुआ है उन व्यक्ति का जो नाम है ना वो यहाँ पर ये बताया गया, आप देख सकते हो कि बांसरी लाल अरिंदे यहाँ पर नाम बताया गया है इनका। तो एक तरीके से इनकी किडनैपिंग हुई है और अभी यहाँ पर इनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी और ज़्यादा वेरीफाई करवाई जा रही है। हमारी कंट्री जो है पूरी तरह से ध्यान दे रही है इस चीज़ के ऊपर कि वहाँ पर जो भी लोग हैं उनको नुकसान ना पहुँचे। अब कहोगे कि हमने तो इवैक्यूएट कर लिया था बहुत सारे लोगों को, जब ये अफगान क्राइसिस शुरू हुए, जब तालिबान ने कंट्रोल पाया पूरी तरह से अफगानिस्तान के अंदर, तो हम लोग तो इवैक्यूएट कर रहे थे। हाँ बिल्कुल इवैक्यूएट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद आपको मालूम होगा, हमने बात भी की थी, बहुत सारे लोग वहाँ पर लास्ट में रह गए थे जिनको तालिबान ने रोक लिया था, फिर आने भी नहीं दिया था। ठीक है, तो एक तरीके से आप कह सकते हो उनमें से यहाँ पर ये भी थे। अब यहाँ पर इनकी किडनैपिंग हुई है, उसको लेकर यहाँ पर चीज़ें क्लैरिफाई की जा रही हैं। साथ ही साथ बोला गया आने वाले टाइम पर आपको एससीओ की एक मीटिंग देखने को मिलने वाली है। शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट है और आज ये फ्राइडे में ये समिट होने वाला है। आज फ्राइडे आज समिट होगा और डेफिनेटली कल ये फिर से आर्टिकल आने वाला है और यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करने वाले हैं। जो भी एससीओ के मेंबर्स हैं वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे। बाय द वे आप लोग बताना एससीओ के अंदर कितने मेंबर्स हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में उनके नाम भी ज़रूर बताना। और एससीओ कल वापस से न्यूज़ में आने वाला है, तो एससीओ के बारे में आपको कल दोबारा बताने वाला हूँ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और क्या इंपॉर्टेंट, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग भी होने वाली है आज, तो जीएसटी काउंसिल देखने को मिलेगा आज। उसके साथ साथ यहाँ पर आप कह सकते हो बहुत सारा डिस्कशन होगा। तो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, इसका एक पैक्ड एजेंडा है, आप कह सकते हो आज फ्राइडे के अंदर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन होगा। सबसे पहली बात यहाँ पर हो सकता है कि जो ये पेट्रोल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, इनको एक तरीके से जीएसटी रिजीम के अंडर लाया जाए, जीएसटी के अंडर में लाया जाए। साथ ही साथ देखो बहुत सारे लोगों की गुहार ये है कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आज के टाइम पर जीएसटी से छूट मिली हुई है। ठीक है, तो उस छूट को आगे बढ़ाया जाए, ये यहाँ पर डिस्कशन हो सकता है। देन उसके बाद यहाँ पर बोला गया जो ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, ये पहली फिजिकल मीटिंग होने वाली है इस पैंडेमिक के बाद। ठीक है, पैंडेमिक से अभी तक यहाँ पर कोई मीटिंग हुई नहीं, अब यहाँ पर ये मीटिंग होगी। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया कि देखो हो सकता है अब की बार जो ये जीएसटी वो फूड डिलीवरी ऐप्स के ऊपर भी यहाँ पर ये लिवी होती हुई नजर आए, लगती हुई नजर आए। उसके बाद और भी वेरियस सेक्टर्स के ऊपर यहाँ पर ये हो सकता है। साथ ही साथ देखो अलग अलग स्टेट ने अलग अलग डिमांड करी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश ने डिमांड ये करी है कि आप एक नया सिस्टम को इंट्रोड्यूस करो। हमने डिस्कशन पहले भी किया है कि उत्तर प्रदेश ने डिमांड करी है एक नया टैक्स सिस्टम आप लेकर आओ,
जैसे कि ब्रिक लिंस होते हैं यानी कि ईंटों के भट्टे होते हैं, गुटखा हो गया, पान मसाला हो गया, या सैंड माइनिंग हो गई, इनके ऊपर आप उतनी जीएसटी लगाओ जितना ये प्रोडक्शन कर पाएँ। इनका मतलब यह है, उत्तर प्रदेश ने डिमांड ये करी थी, जैसे कि ईंटों के भट्टे का एग्जाम्पल लेते हैं, तो ब्रिक क्लिन का यहाँ पे बोला गया कि ये जितना प्रोडक्शन करेंगे उसके हिसाब से जीएसटी लगाओ। ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा आप जीएसटी ले सकते हो, कम प्रोडक्शन होगा तो आप कम टैक्स लोगे। ऐसा यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने बोला कि एक ऐसा आप नया टैक्स सिस्टम लेकर आ सकते हो। वो सब हम देखेंगे, जो भी आज चर्चा होगी वो सब कल न्यूज़पेपर में आने वाली है, ठीक है। वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी यहाँ पर चर्चा होने वाली है। उसके बाद बहुत सारे स्टेट्स का कहना यह है कि जो भी कंपनसेशन पीरियड है, इसके लिए जीएसटी को कंपनसेशन पीरियड बढ़ा देना चाहिए। अब वैसी बात है, आपको मालूम होगा साल 2017 में ये जीएसटी को लाया गया। जब जीएसटी को लाया जा रहा था ना, तो ये जो स्टेट्स हैं यानी कि जो राज्य सरकार है, ये तैयार ही नहीं हो रही थी। उन्हें पता था हमारा लॉस होने वाला है, तो उस वजह से क्या कह रहा था, जो सेंटर यानी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने तय किया हम लोग स्टेट्स को कंपनसेशन देंगे, कुछ पैसा देंगे, और उस बेसिस पर आप कह सकते हो आपका लॉस भी नहीं होगा और जीएसटी को लागू कर दिया जाएगा। सारे स्टेट्स राजी हो गए और यहाँ पर इस प्रकार से कंपनसेशन तय किया गया। और अभी यहाँ पर कंपनसेशन पूरा हुआ भी नहीं। आपको मालूम होगा कंपनसेशन को लेकर पहले कितना विवाद हुआ था। वो विवाद इसलिए हुआ था, यहाँ पर यह बोला गया कोविड-19 की वजह से सरकार के पास जीएसटी कलेक्शन नहीं हुआ, तो वो कंपनसेशन कहाँ से दे। ये सारी यह जितने भी इश्यूज़ हैं ये सब डिस्कशन होने वाला है। तो कल ये आर्टिकल वापस से आएगा, ठीक है। जो भी यहाँ पर मीटिंग के अंदर डिस्कस होगा, अब हम ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं एग्जैक्टली यही सब डिस्कस होगा, लेकिन जो भी होगा वो सब हमें कल पता चलने वाला है। ओके, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एग्जाम के लिए, डेफिनेटली हर एक आर्टिकल को हम लोग एग्जाम से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो जीएसटी काउंसिल है ना, इसके बारे में कहाँ पर चर्चा हुई है इसके बारे में आपको याद रखना है। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल 279A के अंदर बोला गया जो जीएसटी काउंसिल है वो फॉर्म करी जा सकती है प्रेसिडेंट के थ्रू, ठीक है। और प्रेसिडेंट यहाँ पर इसको एडमिनिस्टर, जीएसटी काउंसिल को एक तरीके से फॉर्म करेंगे बाय द प्रेसिडेंट, और एक तरीके से आप कह सकते हो इसको एडमिनिस्टर गवर्न करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो जीएसटी काउंसिल है इसके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। आज के टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी निर्मला सीतारमण। जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, ठीक है, वो यहाँ पर जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन होंगे। साथ ही साथ आप कह सकते हो और भी बहुत सारे यहाँ पर मिनिस्टर्स होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। तो यानी कि जो जीएसटी काउंसिल होती है यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स आपको सेंटर भी देखने को मिलेगा, मतलब यानी केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार दोनों देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर जो एक काउंसिल होता है ना, यहाँ पर एक तरीका है। एक तरीका क्या है कि मान लो सेंटर यानी केंद्र सरकार के, मैंने जैसा बताया यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों देखने को मिलेगी। जो सेंटर है ना, सेंटर के पास 1/3 पावर की यहाँ पर वोटिंग पावर होती है, और उसके बाद स्टेट्स के पास 2/3 यहाँ पे वोटिंग पावर होती है। अगर कोई डिसीजन लिया गया, अगर डिसीजन को आप कह सकते हो यहाँ पर हमें एक तरीके से पास करवाना है, तो डिसीजंस को लिया जाता है 3/4 मेजोरिटी से। तो आपको ध्यान रखना है 3/4 एक मेजोरिटी होनी चाहिए, उसके बेसिस पर यहाँ पर डिसीजन लिया जा सकता है। ओके, उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल नेक्स्ट आपको ये देखने को मिलेगा, बात करी गई है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सर्च कर लिया है घर किनका, लिंक टू मंदिर, हर्ष मंदिर यहाँ पर नाम है। देखो बोला गया मनी लॉन्ड्रिंग का केस यहाँ पर इनके ऊपर एक तरीके से हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग का कनेक्शन है इनसे। एक तरीके से यहाँ पर ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश करी गई, कुछ इस टाइप के यहाँ पर केसेस देखने को मिले हैं इनके रिगार्डिंग। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने थर्सडे में जो है यहाँ पर इनके जितने भी प्रीमिसेस हैं, यहाँ पर जो भी घर हैं या फिर जो भी जगह है, ठीक है, वहाँ पर सर्चिंग करिए, ठीक है, पता लगाने के लिए कि हाँ एग्जैक्टली क्या है मुद्दा। अब आप कह सकते हो यहाँ पर क्या एग्जाम में ये पूछा जाएगा, बिल्कुल नहीं। एग्जाम में क्या ये नहीं पूछा जाएगा कि हाँ किसके घर में ये क्या करेगी। इंपॉर्टेंट क्या है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, देखो यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया था हमें पढ़े हुए, और इसी वजह से मैंने सोचा आज रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि चीज़ें रिवाइज़ करते रहेंगे तो हमें लंबे समय तक याद रहेगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक अलग से आपको चैप्टर देखने को मिलेगा अपने जो इंडियन पॉलिटी है बाय लक्ष्मीकांत, उसके अंदर। तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। तो जीएस पेपर 2 के अंदर जब आप अपना यूपीएससी सिलेबस देखोगे तो वहाँ पर स्टैट्यूटरी बॉडीज़, रेगुलेटरी, वेरियस कास्ट जुडिशियल बॉडीज़, वहाँ से आप लोग उसको रिलेट कर सकते हो। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए ऑब्वियस सी बात है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के अंदर इसके ऑब्जेक्टिव, फंक्शन और कंपोजिशन पूछा जा सकता है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है। देखो यहाँ पर एक तरीके से 2 स्पेशल लॉज को लेकर यहाँ पे काम करता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और प्लस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। यहाँ पर क्या है, देखो फॉरेन एक्सचेंज को लेकर जो मैटर्स होते हैं वो देखता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और दूसरा मैटर देखता है मनी लॉन्ड्रिंग का। मनी लॉन्ड्रिंग को कम से कम करने की यहाँ पे कोशिश की जाती है। तो दोनों एक्ट का नाम ध्यान रखना, दोनों एक्ट के बारे में आगे भी चर्चा हो रही है। इसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को फेमा बोलते हैं, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को PMLA बोला गया है। अब हम बात करते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के इतिहास की। तो ये जो डायरेक्टरेट है इसका ओरिजिन हुआ था 1 मई 1956 में।
जब एनफोर्समेंट यूनिट को फॉर्म किया गया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में, ठीक है, जो कि पहले केसेस देखता था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के, ठीक है, आप कह सकते हो यहाँ पर हैंडल करता था एक तरीके से जो भी फॉरेन एक्सचेंज है उसके जो भी वायलेशंस होता था उन सब चीज़ों को हैंडल करता था। पहले ये फेरा हुआ करता था। नाउ अब यहाँ पर ये फेमा है जो कि अभी हमने डिस्कस किया, ये अब ये फेमा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ओके, नाउ अब क्या है ना कि देखो ये हमने डिस्कस किया, उसके साथ साथ यहाँ पर जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ठीक है, इसको एक तरीके से साल 1957 की बात है, इसको नाम दिया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का। पहले यहाँ पर इसको एनफोर्समेंट यूनिट कहा जाता था, बाद में 1957 में इसको डायरेक्टरेट का नाम मिला। और आप कह सकते हो कि ये किसके अंडर में आता है, ये अंडर में आता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स टू डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि जो ये डायरेक्टरेट है ये दो लॉज को इन्फोर्स करता है, दो लॉज को लागू करता है। कौन कौन से हैं, फेमा हो गया और पीएमएलए, हमने दोनों मैंने अभी आपको बताया था। फेमा जो है ये काम करता है जो भी आप कह सकते हो फॉरेन एक्सचेंज हो गया उसके जो भी मैटर होंगे वो यहाँ पर देखता है। साथ ही साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जो ब्लैक मनी है उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है, तो मनी लॉन्ड्रिंग को भी यहाँ पर ये रोकने की कोशिश करता है। ओके, अगर हम बात करें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंदर बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि जैसे कि कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स एटसेट्रा, बहुत सारे एटसेट्रा लगा हुआ, मतलब और भी बहुत सारे यहाँ पर सेक्टर के आपको ऑफिसर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का इन कामों के अलावा एक और काम है, वो है फजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को यहाँ पर टैकल करना। उसके लिए यहाँ पर आप कह सकते हो हमारे पास है फुजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। अब देखो ये फुजिटिव कौन होते हैं, यानी कि जो भगौड़े लोग होते हैं, पैसा लिया कंट्री से और जो है कंट्री के बैंक से लोन लिया और भाग गए। कौन कौन से आपको मालूम होगा, विजय माल्या और ऐसे ही बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एक का नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में था, हाल ही में आपको मालूम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इसी को इन चीज़ों को भी यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट टैकल करता है, तो ये आप एक छोटा सा आइडिया रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे तो चाइना ने क्वेश्चन उठाया है इंडिया मिसाइल प्रोजेक्ट को लेकर। आपको मालूम होगा जो इंडिया है, इंडिया का एक मिसाइल प्रोग्राम है और यहाँ पर आप कह सकते हो चर्चा में है। एक तरीके से एक अपकमिंग टेस्ट आने वाला है, एक टेस्ट होने वाला है अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है आगे मैं आपको बताऊंगा। तो अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का एक तरीके से यहाँ पर ये अपकमिंग टेस्ट है। इन चीज़ों को देखते हुए जो चाइना है वो यहाँ पर आप कह सकते हो क्वेश्चन उठा रहा है इंडिया के मिसाइल प्रोजेक्ट को लेकर। चाइना का कहना यह है कि देखो जो चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन है उन्होंने यहाँ पर रेफर करा इन सब चीज़ों को यूएनएससी रेजोल्यूशन 1172 से। देखो यूएनएससी के अंदर यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था 1172, ठीक है। एक ये वाला रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया कब, जून 1998 के अंदर, ठीक है। अब जब इस रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया ना, ये किस बेसिस पर अडॉप्ट किया गया था, क्योंकि यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान ने क्या करा था, एक तरीके से न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इंडिया ने जो है न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो उसके यहाँ पर रिस्पॉन्स में आप कह सकते हो यहाँ पर रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर इमीडिएटली बोला गया कि जो इंडिया है वो यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को स्टॉप करेगा, रोकेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियर वेपन का डेवलपमेंटाइजेशन नहीं होगा, कोई भी आप यहाँ पर कह सकते हो कोई भी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको आप डेवलप नहीं करोगे, उनका जो डेवलपमेंट है उसको रोकोगे। तो यहाँ पर जो चाइना है वो इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है कि इंडिया का जो मिसाइल प्रोजेक्ट है एक तरीके से वो नहीं बनना चाहिए। उसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन उठा रहा है कि देखो यहाँ पर क्या है कि यूएनएससी के अंदर 1998 के अंदर एक तरीके से आप कह सकते हो कि UNSCR 1172 को अडॉप्ट किया गया था, एक रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। उसके बेसिस पर इंडिया आज के टाइम पर इसका वोलेशन करता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स की तरफ आगे बढ़ रहा है, ऐसा यहाँ पर बोला गया, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखो बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में चर्चा हो रही है। क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन मुझे याद नहीं रहा कौन से एग्जाम में पूछा गया था, शायद SSC में पूछा गया था, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के बारे में। तो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल की जो पाथ है ना उसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं आपको बताता हूँ, कुछ मतलब इंटरेस्टिंग है। तो एक छोटे तरीके से याद रखना, जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो कैसे जाती है, वो इस प्रकार से जाती है। बैलिस्टिक मिसाइल को हम लोग छोड़ते हैं तो यहाँ पर ये इस तरह से जाती है। क्रूज मिसाइल कैसे जाती है, ये इस तरीके से जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, फिर से स्ट्रक्चर बना देता हूँ। बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे जाती है और क्रूज मिसाइल ऐसे जाती है, ठीक है। तो दोनों का यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये एक मतलब कि पाथ के तौर पर आप याद रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, नया डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स को ओपन कर दिया गया है, इसकी ओपनिंग हो चुकी है। जो हमारा 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। अब यहाँ पर क्या बोला, देखो एक इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि जो हमारी कैपिटल है दिल्ली, उसको डेवलप करने में यहाँ पर कोई कसर नहीं है। साथ ही साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, इन्होंने थर्सडे में बोला, देखो थर्सडे में यहाँ पर उद्घाटन कर दिया है कि इसका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का,
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के 2 नए ऑफिस का उद्घाटन कर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग पिक्चर देख पा रहे होंगे, नए ऑफिस बन चुके हैं, नए ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हैं। इनको एज अ सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर बताया गया है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन बताना। मैं आप लोगों को अभी मैंने कुछ दिन पहले ही यहाँ पर इसके बारे में पढ़ाया है, आपको मालूम होगा, मैंने कुछ पिक्चर शेयर करी थी। अच्छा, यहाँ पर ये कौन सी जगह पर एग्जैक्टली वहाँ पर कोई कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ये पार्ट है, तो इसका एक तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो उद्घाटन किया गया इन 2 नए ऑफिस का। ये कौन सा ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ऑफिस है। कॉस्ट कितनी लगी है, 775 करोड़ रुपये यहाँ पे कॉस्ट लगी है। पूरे सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 20,000 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। ठीक है, ये ऊपर नीचे होता हुआ हम लोग को नजर आने वाला है। जो ये मॉडर्न ऑफिस हैं ये बनाए गए हैं कहाँ पर, कस्तूरबा गांधी मार्ग पर ये बनाए गए हैं एंड अफ्रीकन रेवेन्यू के अंदर यहाँ पर बनाए गए हैं, ऐसा बताया गया। और आप कह सकते हो यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेप है ये, हमारे प्राइम मिनिस्टर का कहना है। देखो बहुत बड़ा स्टेप है ये एक तरीके से मॉडर्न डिफेंस के अंदर। और साथ ही साथ यहाँ पे बोला है कि देखो ये जो कोई भी कैपिटल होती है, यानी किसी कंट्री की जो कैपिटल है, ठीक है, वो सिर्फ कैपिटल ही नहीं है, उसको मेंटेन करने का भी बहुत बड़ा यहाँ पर काम होता है। ठीक है, जो ये नया डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स है ना, ये हमारे डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने वाला है, एक ज़्यादा और ज़्यादा हमारे एफर्ट्स को बढ़ाने वाला है। उसके साथ बोला गया लगभग 7,000 से ज़्यादा ऑफिसर्स स्टाफ हैं जो कि यहाँ पर डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं। 27 अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखने को मिलेंगे, वो सब यहाँ पर आप कह सकते हो शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो नए कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर यहाँ पर ये सारे लोग यहाँ पे ऑफिसर्स देखने को मिलेंगे, ऐसा यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ज़्यादा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं और आज मैंने आपसे इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा है। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, आएंगे पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पे देखो आर्टिकल में कल से ही बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। कल हमने डिस्कशन किया था कि एक नया ग्रुप बनकर आ चुका है और उस नया ग्रुप का नाम है ऑकस। ऑकस मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस। ठीक है, ये 3 मिलकर क्या कर रहे हैं, आपस में इन्होंने एक ग्रुप बना लिया, एक अलायंस बना लिया है जो कि इंडो पैसिफिक टाइज को रीशेप करेंगे। इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर शांति बनाने के लिए यहाँ पर एक ग्रुप बनाया गया। और आपको मालूम होगा इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर शांति बनाने के लिए हमारे पास एक और ग्रुप है जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, वो है क्वाड ग्रुप। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ऑकस के अंदर 3 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। आप आराम से याद रख सकते हो, ए से ऑस्ट्रेलिया और फिर उसका यूके यूएस। क्वाड के अंदर आपको 4 कंट्रीज देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया यूएस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो ये दोनों यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो क्वाड के अंदर भी यहाँ पर रोल है और एक तरीके से ये दोनों ही ग्रुप किस लिए हैं, इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर शांति बनाने के लिए यहाँ पर एक काम करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स और मेंस दोनों के बेसिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि ऑकस ग्रुप। ये जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 में जब आप सिलेबस दोगे तो वहाँ पर सिलेबस के अंदर बात करी गई है ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स करके, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। न्यूज़ में क्या हुआ, क्योंकि हाल ही में यूएस ने अनाउंस किया है एक नया ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। तो नया यहाँ पर ये 3 कंट्रीज़ का पार्टनरशिप बन चुका है इंडो पैसिफिक वाले रीजन के लिए। और ये 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस के बीच में यहाँ पर एक ग्रुप बना है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये जो मेजर हाईलाइट है इस एग्रीमेंट की वो ये भी है, यूएस जो है अपनी न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी को शेयर कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, तो मेजर हाईलाइट जो है इस अरेंजमेंट का वो ये भी है कि यूएस अपने न्यूक्लियर सबमरीन, देखो न्यूक्लियर सबमरीन बहुत कम ही कंट्रीज़ के पास है, जो ये न्यूक्लियर सबमरीन होती है ये टेक्नोलॉजी शेयर करेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऐसा बोला गया। साथ ही साथ यहाँ पर इस ऑकस ग्रुप का मेन फोकस होने वाला है इंडो पैसिफिक वाला रीजन के ऊपर। मैंने आपको बताया इंडो पैसिफिक वाला रीजन एक मेन एरिया है जिसके ऊपर ये फोकस करने वाले हैं, उसके ऊपर शांति बनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो चाइना है उसका एग्रेशन ना देखने को मिले, उसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाने वाला है। देन उसके बाद आप कह सकते हो यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, अभी हमने डिस्कस किया ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके। अगर इसके अंदर हम 2 कंट्रीज़ को और ऐड कर दें, कनाडा और न्यूजीलैंड को भी अगर हम ऐड कर दें, तो ये 5 कंट्रीज़ मिलकर भी एक ग्रुप बनाती हैं, वो जिसको हम लोग बोलते हैं 5 आइज़ अलायंस। ठीक है, 5 आइज़ अलायंस बोलते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है 5 आइज़ अलायंस के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ है, तो 5 कंट्रीज़ हैं। एक तो यहाँ पर आपको ये ऑकस देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ कनाडा एंड न्यूजीलैंड भी हैं। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। साथ ही साथ यहाँ पर ऑकस का जो ये ग्रुप है इसके अंदर मैंने आपको बताया कि क्या करा जा रहा है, जो न्यूक्लियर सबमरीन्स है वो ट्रांसफ़र करी जा रही है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर न्यूक्लियर सबमरीन्स लेगा यूके और यूएस की हेल्प से। ये एक बहुत बड़ा स्टेप होने वाला है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स नहीं है
अभी हम लोग अगर हम बात करें तो ये जो ग्रुप है बिल्कुल क्वाड की तरह है, जैसे क्वाड है, जैसे मैंने भी आपको बताया वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। क्वाड ग्रुपिंग के अंदर आपको 4 कंट्रीज देखने को मिलेंगी, वो भी मैंने आप लोगों को अभी बताया है। ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पर एक तरीके से नया मेंबर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं वो अभी बहुत कम कंट्रीज ऑपरेट करती हैं। कौन कौन सी कंपनीज हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं सॉरी, वो है इंडिया, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। इनके पास आपको ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसके पास भी यहाँ पर ये सबमरीन्स आ रही हैं। ओके, ये हो गया। और जैसे मैंने आपको बताया था फाइव आइज अलायंस के बारे में, ठीक है। फाइव आइज अलायंस के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, कनाडा और न्यूजीलैंड, ठीक है। इसके बारे में अलग से याद रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर इन पांचों ग्रुप की भी एक कंट्रीज आपको सॉरी पांचों कंट्रीज का भी एक ग्रुप आपको ये देखने को मिल जाएगा। जो ये अलायंस है ना, इसको बनाया गया था कोल्ड वॉर के टाइम पर। कोल्ड वॉर 1946 से लेकर 1991 के बीच में हुआ था, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में यहाँ देखने को मिला था। तो उस टाइम पर यहाँ पर ये फाइव आइज अलायंस बनाया गया था, ठीक है। फाइव आइज अलायंस का यहाँ पर कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बस यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर इन 2 कंट्रीज़ के अंदर इन 3 कंट्रीज़ के अंदर 2 कंट्रीज़ और ऐड कर दें तो यहाँ पर एक और ग्रुप बन जाता है। ओके, तो ये आप छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आइडिया रख सकते हो। उसके बाद अगेन ऑकस के बारे में चर्चा हो रही है, जो कि मैं अभी आप लोगों को बता चुका हूँ। देर उसके बाद यहाँ पर वर्ल्ड पेज पर कोई ऐसा आर्टिकल और इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर पेज नंबर 12 पर आएंगे, दैट इज बिजनेस सेक्शन, देखेंगे इकोनॉमी से पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। यहाँ पे चर्चा हो रही है रिकवरी ऑन ट्रैक। आरबीआई पत्रा, आरबीआई यहाँ पे आरबीआई के डॉक्टर पत्रा साहब हैं, यहाँ पर इनका कहना यह है कि जो रिकवरी है, इकोनॉमी रिकवरी, वो एकदम हमारी ट्रैक पर है और आप कह सकते हो आने वाले टाइम पर हम लोग को ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। बहुत सारी यहाँ पर रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इंडिया की जो ग्रोथ आने वाली टाइम पर वो वी शेप रिकवरी देखने को मिलेगी। एक और इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट याद रखना, एक वी शेप रिकवरी होती है। वी शेप रिकवरी के अंदर मतलब जो इकोनॉमी है वो बहुत तेज़ी से डाउन जाती है और बहुत तेज़ी से अप भी हो जाती है। ओके, तो इसको वी शेप रिकवरी बोला जाता है। आरबीआई का जो ग्रोथ टारगेट है वो यहाँ पर बोला जा रहा है 9.5% का पूरे साल का ग्रोथ टारगेट यहाँ पर बोला गया है। प्लस अभी हमने देखा पिछले कुछ टाइम पर हमारी जीडीपी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। अगर उसे कंपेयर करें साल 2020 से, तो साल 2021 के अंदर हमारी जीडीपी इंप्रूव हुई है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉपर एनालिसिस कर चुके हैं, सारे नोट्स मैं आपको दे चुका हूँ ऑलरेडी, आपको जीडीपी के बारे में डिटेल में बता चुका हूँ। और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर हम समझें तो इंडिया का अगर मतलब किसी भी कंट्री का जो जीडीपी है इसको कैसे मेजर किया जाता है, जीडीपी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है C+I+G+X-M, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इससे आप रख सकते हो। जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किसी भी कंट्री का कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार कितना खर्च रही है, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, आपको ये देखने को मिलता है, जिसको आप नेट एक्सपोर्ट बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये 4 चीज़ें कंट्री के अंदर मिलाकर जीडीपी के तौर पर देखने को मिलती हैं। तो आप कह सकते हो ये जीडीपी का कॉन्सेप्ट है और ये जीडीपी हमारी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। अभी हमने देखा था साल 2000 जो ये 21-22 वाला है, इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर है उसके अंदर जीडीपी इंप्रूव हुई है, ऐसा हम लोगों ने देखा। तो साथ ही साथ आने वाले टाइम पर ये चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं, ऐसा बोला गया है। लेकिन अभी हमारा टारगेट ये है ना कि जो भी इन्फ्लेशन है, एक तरीके से आपको मालूम होगा, देखो यहाँ पे इन्फ्लेशन के बारे में चर्चा हो रही है, मैंने आप लोगों को बताया भी था, डिटेल में समझा रखा है इन्फ्लेशन के बारे में, महंगाई क्या है और कैसे मेजर की जाती है। तो इन्फ्लेशन को एक तरीके से 2 तरीके से मेजर किया जाता है, एक होता है WPI और दूसरा होता है CPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स यहाँ पर मेजर करता है जो थोक के लेवल के प्राइस के अंदर चेंजेस होते हैं, उसको मेजर किया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर जो कमोडिटीज़ होती हैं, जो यहाँ पर बहुत सारी जो कमोडिटीज़ जो कि कंज्यूमर यूज़ करते हैं, उनके प्राइस के अंदर जो चेंजेस हो रही हैं उसको मेजर किया जाता है। यहाँ पर बोला गया जो CPI इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा गिरा है, लेकिन आने वाले टाइम पर 2023-24 तक हमारा टारगेट यह है कि जो ये CPI इन्फ्लेशन है वो 4% होना चाहिए। और यहाँ पे क्यों बोला गया 4%, तो मैं आपको बता देता हूँ। इन्फ्लेशन के लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया है कि जो ये महंगाई है वो कितनी होनी चाहिए, वो महंगाई होनी चाहिए 4+-2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या 4+-2 के अकॉर्डिंग ये महंगाई होनी चाहिए, मतलब कि कम से कम जो ये इन्फ्लेशन है वो 4% हो, ज़्यादा से ज़्यादा 6% हो, ना ही 4 से कम हो, ना ही यहाँ पर यहाँ पर कम से कम जो है 2% हो, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एक तरीके से 6% हो, ना ही 2 से कम हो और ना ही 6 से ज़्यादा हो। अभी हमने देखा था एक क्वार्टर के अंदर महंगाई जो है 6 से ज़्यादा क्रॉस कर गई थी, जो हमारा टारगेट था उससे भी ज़्यादा क्रॉस कर गई थी। लेकिन अभी हमारा टारगेट ये है 2023-24 के अंदर जो महंगाई है वो 4% के आसपास आ जाए। अभी जो महंगाई है वो 5.7% के आसपास आपको देखने को मिलेगी, 5% के आसपास देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग कम करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये बोला गया है जो रिकवरी है वो पूरी ट्रैक पर आपको देखने को मिल जाएगी।
ओके, सिंपल हो गया। नाउ उसके बाद एक आर्टिकल ये है, ये हम एडिटोरियल पर डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल पर डिटेल में बात करी गई है, जो एक तरीके से कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो सरकार है वो एक तरीके से नए नए रूल्स लेकर आ चुकी है टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए, टेलीकोस के लिए, वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर फिर आता है स्पोर्ट्स सेक्शन। स्पोर्ट्स सेक्शन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो हम लोग इसको स्किप करेंगे, ठीक है। यूपीएससी में स्पोर्ट्स सेक्शन से कोई भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं आता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चलते हैं एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर। आज के एडिटोरियल कुछ खास नहीं है, यहाँ पर चर्चा हो रही है। देखो एडिटोरियल के अंदर एक आर्टिकल यह है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ चीज़ों को। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक आर्टिकल आपको नीचे की साइड देखने को मिलेगा। यहाँ पर बात करी गई है वही टेलीकॉम कंपनीज़ को लेकर, और उसके बाद ऑकस को लेकर चर्चा हो रही है। उसके बाद यहाँ पर ऑकस को लेकर चर्चा हो रही है, जो कि अभी हमने पूरा का पूरा आर्टिकल डिस्कस किया है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस के बारे में, ठीक है। ये एक तरीके से इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर शांति बनाएंगे, वही सारे नोट्स मैंने यहाँ पर भी प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो बिल्कुल सेम चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर ई श्रम पोर्टल के बारे में चर्चा हो रही है। क्या है ई श्रम पोर्टल, जिसको अनाउंस किया गया है, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, और इसके रिगार्डिंग क्या इश्यूज़ हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे में यहाँ पर एक इंटरव्यू पोस्ट होता है, तो इस इंटरव्यू को रीड कर सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पर इंटरव्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद चलो शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये आर्टिकल क्या बात करता है, कल भी आर्टिकल ये आया था, यहाँ पर बोला गया है जो सेंटर यानी केंद्र सरकार क्या लेकर आई है, रिलीफ लेकर आई है टेलीकॉस के लिए। टेलीकॉम जो कंपनीज़ है, टेलीकॉम कंपनीज़ फॉर एग्जांपल एयरटेल, जियो, आज के टाइम पर दो ही मेन कंपनीज़ बची हुई हैं, एयरटेल और जियो, ठीक है। बाकी जो वोडाफोन आइडिया है भाई, यहाँ पर इनका बहुत बुरा हाल हो चुका है, और ये अपने सबसे बुरे टाइम से निकलती हुई आपको ये नज़र आएगी। उस वजह से यहाँ पर सरकार ने कल इसको डुओपोली बोला था कि आज के टाइम पर ये दो ही मेन कंपनीज़ आपको टेलीकॉम सेक्टर के अंदर देखने को मिलेंगी, एक एयरटेल हो जाएगा और दूसरा यहाँ पर जियो हो जाएगा, दोनों यहाँ पर स्टैंड कर रही हैं। अब इनके लिए कुछ रिलीफ लेकर आए गए, कुछ यहाँ पर इनके लिए मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पे शांति मिलेगी इनको, क्या सुनकर वो आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। तो कल के द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर आपको ये वाला पिक्चर देखने को मिला था, कल हमने डिस्कस किया था, मैं आपको बताता हूँ, आज भी आपको मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे रिलीफ लेकर आया गया टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए, टेलीकोस के लिए। सबसे पहला रिलीफ यह है कि देखो 4 साल का मॉरिटोरियम दिया गया है ड्यूज़ के लिए। मतलब देखो जो टेलीकॉम कंपनीज़ है ना, उनको अभी बहुत सारा पैसा चुकाना है सरकार को, बहुत सारा पैसा यहाँ पर देना है टेलीकॉम कंपनीज़ को, ठीक है। और वो सब यहाँ पर एजीआर है, ठीक है। वो एजीआर क्या है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, वो मैं भी आपको बताऊंगा एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या होता है। देखो हुआ क्या था, एजीआर का कॉन्सेप्ट लाया गया था हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का। यहाँ पे बोला गया जो भी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं इनसे यहाँ पे बोला गया, जैसे कि मान लो वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, ठीक है, एयरटेल हो गया, और यहाँ पर इन कंपनी से ये बोला गया कि आप लोग जो भी अपना रेवेन्यू जनरेट करोगे, जो भी आपकी इनकम होगी, उसमें से आप अपनी इनकम को शेयर करोगे, उसको बोला गया था एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ठीक है। यहाँ पर क्या करोगे, आप अपनी इनकम को थोड़ी सी शेयर करोगे सरकार के साथ। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लाया गया था, और इसी की वजह से यहाँ पर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक तरीके से बर्डन पड़ गया, बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने यहाँ पर अमाउंट इनको शेयर करना था। तो अभी क्या है, जो ड्यूज़ वगैरह है उसके लिए 4 साल का मॉनिटेरियम पीरियड दिया गया। मॉनिटेरियम पीरियड मतलब कि आप कह सकते हो थोड़ा सा फ्रीजिंग पॉइंट, सस्पेंशन, डिले, इन तीनों वर्ड से आप रिलेट कर सकते हो इसको। मतलब कि इतने टाइम का एक तरीके से आप कह सकते हो सस्पेंशन दिया गया है, 4 साल का एक तरीके से सस्पेंशन दिया गया कि जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है वो इसको यहाँ पर रुककर पे कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब भी पे करेंगी तब भी आपको ब्याज तो देना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, टेलीकॉम कंपनीज है, वहाँ पर 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा थ्रू ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था। ऑटोमेटिक रूट का मतलब यह है कि देखो जहाँ पर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो हमारी कंट्री के अंदर, तो उसके लिए आपको आरबीआई या फिर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना होता है। लेकिन ऑटोमेटिक रूट के अंदर आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा। इससे यहाँ पर काफ़ी पैसा बढ़ता हुआ नजर आएगा टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और जो है इससे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ भी ग्रो होंगी। देखो पहले जो ये एफडीआई था ना, ये इन्वेस्टमेंट 49% तक ही था, लेकिन अब इसको इंक्रीज़ करके 100% इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है। साथ ही साथ बोला गया देखो बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जो कि यहाँ पर एयरटेल का यूज़ कर रहे होंगे, जियो का यूज़ कर रहे होंगे, वो लोग शिफ्ट होते रहते हैं, कभी प्रीपेड से पोस्टपेड पर जाते हैं, कभी पोस्टपेड से प्रीपेड पर जाते हैं, ऐसे चलता रहता है। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, एक फ्रेश केवाईसी चाहिए होता है, नो योर कस्टमर करके फ्रेश केवाईसी चाहिए होता है। तो अब यहाँ पर आप जब भी यहाँ पर शिफ्ट करोगे पोस्टपेड से प्रीपेड पे या प्रीपेड से पोस्टपेड पर, तो वहाँ पे आपको केवाईसी नहीं चाहिए होगा, एक रिलीफ ये दिया गया। उसके बाद यहाँ पर बोला गया जो स्पेक्ट्रम ऑक्शंस होते हैं, स्पेक्ट्रम ऑक्शंस जो हैं हर फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में देखने को मिलेगा, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च जो ये लास्ट क्वार्टर होता है, यहाँ पर आप कह सकते हो स्पेक्ट्रम ऑक्शन देखने को मिलेगा। स्पेक्ट्रम मतलब जैसे ये टावर हो गया, अब यहाँ पर एयरटेल का आप 5G नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, तो स्पेक्ट्रम यहाँ पे क्या होती है, जो नेटवर्क्स निकलते हैं, ठीक है, इससे जो नेटवर्क्स निकलते हैं वो क्या करती है, वो सब सरकार के अंडर में आता है, उसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब सरकार क्या करवाती है, उसकी नीलामी करवाती है एक तरीके से, जिसको हम ऑक्शन बोलते हैं, और उस ऑक्शन के अंदर जो ये कंपनीज है, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ये खरीदते हैं, ठीक है, उस स्पेक्ट्रम को खरीदते हैं, गीगा हर्ट्स के अंदर यहाँ पे खरीदते हैं, ज़्यादा गीगा हर्ट्स, कम गीगा हर्ट्स, यहाँ पर ये एक तरीके से इसकी ऑक्शनिंग होती है और ये कंपनीज खरीदती हैं इसको।
इतने साल के लिए, इतने साल के लिए, ठीक है। ये यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये जो स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग है, ये जो हर फाइनेंशियल ईयर होगा उसके लास्ट क्वार्टर के अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया जो ये 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन होगा, तब उसके बाद कुछ और भी जो चीज़ें ऐड करनी होंगी वो आने वाले टाइम पर ऐड कर दी जाएंगी, और भी बहुत सारी जो रिलीफ देना होगा, बहुत सारा रिलैक्सेशन देना होगा, वो आने वाले टाइम पर इन कंपनीज़ को दिया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर बोली गई थी। साथ ही साथ बोला जो जॉब्स वगैरह हैं वो भी यहाँ पर क्रिएट होती हुई नजर आएंगी। ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। वही सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये देखने को मिलेंगी जो कि मैं अभी आप लोगों को बता चुका हूँ ऑलरेडी। बहुत ही सिंपल शब्दों में हम लोगों ने कवर किया है। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गया होगा। आप रीड आउट करके एक बार समझ सकते हो उसको। उसके बाद यहाँ पर वही ऑकस के बारे में चर्चा हो रही है, तो इस आर्टिकल को डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले ही। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर ऑथर बोलते हैं ई श्रम पोर्टल के बारे में। तो ई श्रम पोर्टल यहाँ पर इसमें एक तरीके से ज़रूरत है काफ़ी सारी चीज़ों की, यहाँ पर इश्यूज़ बहुत सारे हैं, उन इश्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको ई श्रम पोर्टल के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो खास बात यह है ना, मैं कोशिश करता हूँ जितने भी एडिटोरियल हो, जितने भी आर्टिकल हो, वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड करवा सकूँ हर एक आर्टिकल के रिगार्डिंग, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने में। तो यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाती है। तो ई श्रम पोर्टल ये आर्टिकल आपका GS पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिलेबस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस, एम्प्लॉयमेंट इशूज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट, वहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। ई श्रम पोर्टल क्यों चर्चा में है, क्योंकि हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है उन्होंने यहाँ पर ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया है। ई श्रम पोर्टल का मेन मकसद है कि लगभग यहाँ पर 38 करोड़ जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स मतलब जैसे कि बहुत सारे वर्कर जो कि कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन लेबरर हो गए, माइग्रेंट वर्कर्स हो गए, स्ट्रीट वेंडर हो गए, डोमेस्टिक वर्कर हो गए, या और भी बहुत सारे वर्कर हो गए, ठीक है। वो सबको रजिस्टर करना है इस पोर्टल के ऊपर, इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर होंगे। जैसे यहाँ पर ये सारे वर्कर्स इस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड होंगे, उनको एक ई श्रम कार्ड मिल जाएगा और उसके अंदर 12 डिजिट के यूनिक नंबर होंगे। अब आप कहोगे इस कार्ड से फ़ायदा क्या होगा, तो देखो यहाँ पे फ़ायदा बहुत है। जैसे कि मान लो कोई वर्कर है, जो वर्कर यहाँ पर ई श्रम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड है, उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसको लगभग 2 लाख रुपए मिलेंगे उसके डेथ के ऊपर। साथ ही साथ यहाँ पर या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाएगी तो उस पर 2 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही साथ 1 लाख रुपए मिल जाएंगे जब कोई पार्शियल डिसेबिलिटी होगी, मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ डिसेबिलिटी देखने को मिली है जो कि आने वाले टाइम पर सही हो जाएगी, तब यहाँ पर उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ ना मिलने से यहाँ पर ये बोला गया है कुछ सही है। यहाँ पर यह है कि जो वर्कर जो भी इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो गए उनको कुछ अमाउंट यहाँ पर मिलता रहेगा। और मतलब जब भी यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जो कि मैंने अभी आपको बताया था, तो ये अमाउंट मिल जाएगा। बैकग्राउंड की बात करें, जो ये ई श्रम पोर्टल है ना, ये आया है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। देखो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डायरेक्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बोला कि देखो आपने हर चीज़ के लिए यहाँ पे काम करवाए हैं, साथ ही साथ जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं इनके लिए भी हम लोगों को कुछ लाना पड़ेगा ताकि एक तरीके से इनको भी कुछ बेनिफिट मिल पाए। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर ई श्रम पोर्टल लाया गया। इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो जो सरकार होगी स्टेट्स के अंदर, यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर, वो पूरी तरह से यहाँ पर इस रजिस्ट्रेशन को कंडक्ट करने वाली है। जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होंगे इनके रजिस्ट्रेशन को कंडक्ट किया जाएगा पूरे देश के अंदर। ओके, यहाँ पर क्या है, जो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है भारत के अंदर, इसका स्टेटस क्या है, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कौन कौन से वर्कर्स आते हैं, आपको यहाँ पर ये भी मालूम होना चाहिए। मतलब कि सारे वर्कर्स, छोटे मोटे जो फार्मर्स हो गए, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हो गए, और फिशरमैन हो गए, मछुआरे हो गए, बहुत सारे लोग, बीड़ी मेकिंग वाले लोग हो गए, सभी लोग यहाँ पर इसके अंदर कवर करवाए गए हैं। आपको याद रखना है। एम्प्लॉयमेंट की अगर हम लोग बात करें तो भी यहाँ पे एग्रीकल्चरल लेबरर्स हो गए, बॉन्डेड लेबरर्स हो गए, माइग्रेंट वर्कर्स हो गए, कैजुअल लेबरर्स हो गए, ये सारे मजदूर लोग हो गए। साथ ही साथ यहाँ पर और भी बहुत सारे कह सकते हो कि यहाँ पे लोग हो गए जो कि यहाँ पर ठेला वगैरह लगाते हैं, उन सबको यहाँ पे कवर किया गया है इस ई श्रम पोर्टल के अंदर। उन सबको यहाँ पर ये बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ना। अब यहाँ पर कुछ इश्यूज़ बताए गए हैं। देखो यहाँ पर इश्यूज़ ये बताया गया, जो ये इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, एक तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, इनका डेटा लिया जाएगा, तब पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा। इससे इनकी सिक्योरिटी को खतरा निकल कर आएगा। सिक्योरिटी को, डेटा सिक्योरिटी का खतरा रहेगा। डेटा सिक्योरिटी के अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये छोटा सा आर्टिकल था। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। ज़्यादा कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी यहाँ पर जो एडिटोरियल है वो हम डिस्कस कर चुके, और आपको क्या करना पड़ेगा, जो नोट्स बनाने पड़ेंगे इसके रिगार्डिंग, और यहाँ पर मतलब काफ़ी हद तक हेल्प मिलने वाली है इन सारे नोट्स के रिगार्डिंग। और जितने भी ये नोट्स है वो सब मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिए हैं। टेलीग्राम 2 चैनल हैं टेलीग्राम के, एक है दीपक यादव एजुकेशन और दूसरा है दीपक यादव एजुकेशन, ब्रैकेट में नोट्स लिखा है वो वाला। दोनों को ज्वाइन कर लेना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलती रहती है। ओके, तो फ्राइडे को यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर एक इंटरव्यू देखने को मिलेगा। इस इंटरव्यू को आप लोग रीड आउट कर सकते हो। नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।